ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये इकोलॉजी यूनिट है, ठीक है, इकोलॉजी के अंडर में है, सब पढ़ना है। थोड़ा सा जो एरिया हटा हुआ है उसमें बेसिक थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक। इकोलॉजी क्या होती है, बायोम क्या है, सारी चीजें। कोई बताएंगे इकोलॉजी क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी, ठीक है। क्या है इकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ द इकोलॉजी एक तरीके का इंटरेक्शन है, संबंध है। किसके बीच का? रिलेशनशिप है, जीवों के बीच का। एक जीव दूसरे जीव से क्या इंटरेक्शन रखता है, एक जीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है, और उसका वातावरण से क्या संबंध है, दोनों स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है, हम प्लांट को कैसे अफेक्ट करते हैं, प्लांट हमको कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट को अफेक्ट करने का सेंस क्या है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? एनिमल से। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, प्लांट को मिलेगी। प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं, वो ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, वातावरण से क्या रिलेशन है, ठीक है। उसका भी स्टडी किस में करते हैं, इकोलॉजी में। ये क्या है, इंटरेक्शन है। ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में क्या संबंध है, इसको स्टडी करते हैं इकोलॉजी से। समझ में आ रहा है? आगे इसके बाद देखिए, अगर कहा जाए कि इकोलॉजी के कौन कौन से लेवल होते हैं, ठीक है, तो बुक में 4 लेवल बताए गए। ये मैं वो बता रहा हूँ जो सिलेबस में डिलीट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ सकता है बेसिक चीजों से, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताना उसमें, ठीक है। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, आगे लिखेंगे लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। तो पहला लेवल क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा लेवल है पॉपुलेशन, ठीक है, और तीसरा लेवल क्या है, कम्युनिटी, और चौथा लेवल होता है बायो। ये 4 बेसिक लेवल है, बेसिक है, 4 बेसिक लेवल है इकोलॉजी के। समझ में आया? अब इसमें हम लोगों को पढ़ना कौन कौन सा है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में जानना है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन समझ में आ रहा है? ये हो गया। अभी ऑर्गेनिज्म तो सबको पता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इस अर्थ पर हर लिविंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हैं सबको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? पॉपुलेशन अभी समझाएंगे क्या होता है। कम्युनिटी क्या होती है, कई पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी बनती है, जिसको हिंदी में समुदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुदाय। जैसे यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, एक पॉपुलेशन है, ठीक है। फॉरेस्ट में होता है, जंगल है, कोई भी जगह है, अगर वहाँ अलग अलग टाइप के एनिमल हैं, प्लांट हैं, सबको मिला देंगे तो कम्युनिटी होती है। एक जैसे जीवों का समूह क्या होता है, पॉपुलेशन। कई पॉपुलेशन का समूह क्या होता है, कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में कई विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीव होते हैं। समझ में आया? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, कम्युनिटी क्या है, ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रुप मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों का ग्रुप क्या होता है, पॉपुलेशन। और एक ही प्रकार के जीवों का ग्रुप क्या, सॉरी, कम्युनिटी। और एक प्रकार के जीव का ग्रुप क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। बायोम क्या है, पता है किसी को? इकोसिस्टम पढ़े हैं, इकोसिस्टम, सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। परतंत्र हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी अलग चीज है और परतंत्र अलग होता है। पारिस्थितिकी में हम लोग क्या डील करते हैं, रिलेशन, जीवों में क्या रिलेशन है। और परतंत्र का मतलब होता है कि इस अर्थ पर 2 ही चीज दिखती है, या तो बायोटिक होगा या फिर एबायोटिक। बायोटिक में सारे जीव आ जाएंगे और एबायोटिक में क्या होगा,
जो निर्जीव चीज जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, ये सारी चीजें ये बायोटिक फैक्टर है। सबको मिला करके क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। अगर कहा जाए सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा होता है, तो आगे थोड़ा सा दिया हुआ इकोसिस्टम एक चैप्टर में भी है। सबसे छोटा इकोसिस्टम रेन ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज इकोसिस्टम, उनको क्या बोलते हैं? बायोम। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, डेजर्ट बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, उसमें बायोटिक भी मिलेगा आपको और एबायोटिक, एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे। और एबायोटिक में क्या मिलेगा आपको? टेम्परेचर मिलेगा, सॉइल मिलेगा, लाइट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और कौन कौन से बायो हो सकते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा एरिया में है, इक्वेटर लाइन के आसपास जो अर्थ पर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल एरिया है। और टुंड्रा रीजन है। ठीक है, ये सब क्या है? बायोम है। तो ये सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन जाने देखिए बायोम क्या होता है? मेजर इकोसिस्टम, बहुत बड़े जो मेन इकोसिस्टम है उनको क्या बोलते हैं? बायोम। एग्जाम्पल इसका है डेजर्ट हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा रीजन और ग्रासलैंड। जानते हैं सवाना ग्रासलैंड जो होता है, बड़े बड़े ग्रासलैंड वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, मेजर ग्रासलैंड, क्योंकि ग्रासलैंड में दोनों चीजें होती हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? बायोम हो गया। तो ये सब इतने लेवल्स थे इकोलॉजी के। ठीक, अब स्टार्ट यहां से करना है हम लोगों को। एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक टर्म होता है निश। क्या होता है? निश। इसको भी जाने रखिए क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? कोई बताएगा निश क्या है? अच्छा, हैबिटेट क्या होती है? ये सब बेसिक है इस चैप्टर के। हैबिटेट क्या है? जगह, कोई ऑर्गेनिज्म जहां रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं? हैबिटेट। अगर बर्ड्स जो हैं ट्री पर बैठी हैं तो उनकी हैबिटेट क्या हो गई? ट्री, जहां पर ऑर्गेनिज्म नेचुरली रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जू है, चिड़ियाघर है, उसमें लॉयन है, तो वो उसकी हैबिटेट नहीं है। लॉयन की हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट होती है, नेचुरल प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हैबिटेट क्या है? नेचुरल प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। बताइए, बहुत डिफरेंस है। हाँ, इकोसिस्टम छोटा, देखिए इकोसिस्टम छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े को स्पेशली बायोम बोला जाता है। मेजर जो इकोसिस्टम इस अर्थ पर हैं उनको हम लोग बायोम बोलते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में बायोटिक भी होगा और एबायोटिक, दोनों आते हैं। तो कह तो रहे हैं कि बायोम भी एक तरीके का इकोसिस्टम, लेकिन बहुत बड़ा इकोसिस्टम है वो। ठीक है, उसको अलग नाम दे दिया जाता है, बायोम है वो भी इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम का मतलब ही होता है बायोटिक और एबायोटिक का सम। समझ में आ रहा है? तो बायोम मेजर इकोसिस्टम को बोलते हैं। तो हैबिटेट का मतलब समझ में आया? नेचुरल प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कोई कहाँ रहता है। निश क्या होता है बताइए? पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट। पोजीशन, देखिए निश का मतलब ये है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है ना, वो वहाँ करता क्या है, उसका रोल क्या है। एक हैबिटेट में कई निश हो सकता है। वन हैबिटेट में कंटेन सेवरल निश। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है, कोई एरिया जहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, तो इसकी अपनी एक हैबिटेट होगी ना, कहाँ रह रहा है, ये जंगल में है, ठीक है, फॉरेस्ट में है। अब एक हैबिटेट होगी, इस हैबिटेट में बहुत सारी निश हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर जो मान लीजिए सॉइल है उसमें इंसेक्ट होंगे, ठीक है, ये ट्री है तो इसमें ट्री में छोटे छोटे मान लीजिए टर्माइट है, दीमक हैं, उनकी हैबिटेट क्या हो गया? ट्री का स्टेम हो गया, स्टेम में लगे हुए टर्माइट है ना। और इसके बाद में ट्री का ये टॉप है, इसमें क्या है? बर्ड्स बैठी हुई हैं, तो बर्ड्स ये हो गया निश। इसका निश क्या हो गया? ये, इसका ये। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है वहाँ पर वो क्या काम करता है, क्या खाता पीता है, इन्वायरमेंट से उसका क्या रिलेशन है, इन्वायरमेंट कैसे उसको अफेक्ट करता है, ये चीज़ें निश होती हैं। निश स्पेसिफिक होता है।
एक हैबिटेट में कई डिश आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इंसेक्ट होंगे उनका खाना पीना अलग होगा। हैबिटेट एक ही है, एक ही हैबिटेट, एक ही जगह सब लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसका फूड क्या है, अलग है, समझ में आया। यहाँ जो टर्माइट होंगे उनका फूड क्या है, अलग है, वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। बर्ड्स अलग तरीके से बिहेव करेंगे, सबका निश क्या होता है, अलग अलग। तो निश स्पेसिफिक होता है, समझ में है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस क्या है, हैबिटेट, वो कहाँ रह रहा है, और उसका प्रोफेशन क्या है, निश होता है। प्रोफेशन का मतलब वो क्या करता है, समझ में आ रहा है, वो क्या करता है उस हैबिटेट में, वो है निश, ठीक। जैसे एक घर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझिएगा, ऐसे 4 लोग हैं, वो रह रहे हैं तो एक ही जगह ना, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहा है, कुछ का प्रोफेशन अलग है, तो सबका निश अलग है, लेकिन सब एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही मकान में रह रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो हैबिटेट एड्रेस होता है किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्लेस, और निश क्या है, प्रोफेशन होता है ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है क्योंकि ये सब हटा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि हैबिटेट टर्म बार बार आएगा, इस पूरे चैप्टर में बार बार ये टर्म यूज होगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब हर जीव को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल जीव क्या है, ऑर्गेनिज्म है। पॉपुलेशन क्या होती है, समझ लीजिए। पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही इस जाति के जीवों का समूह क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन एनी एरिया। किसी एरिया में एक ही जाति के जीवों का समूह को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, सबकी जाति क्या है, सेम। अब वो वाली जाति नहीं, वो तो बनाई गई है, ठीक है। सैपियन है ना, होमो सैपियन, सबकी स्पीसीज क्या है, सैपियन है। तो सब एक ही जाति के हैं, तो क्या हो गया, पॉपुलेशन। डॉग की पॉपुलेशन, एक कहीं पर ढेर सारे डॉग हैं, उनकी एक पॉपुलेशन होगी, सबके सब डॉग हैं, ठीक है। रैट की पॉपुलेशन हो गया, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो गया, ये सब पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल का ग्रुप फाउंड इन एनी ज्योग्राफिकल एरिया। किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जो जैसे जीवों का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आ जाइए, पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है। अब पॉपुलेशन की कुछ खासियत क्या होती है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहा है। देखिए एक चीज और समझिएगा कि पॉपुलेशन में जो जीव होते हैं, स्पीसीज की डेफिनेशन सबको पता है ना। स्पीसीज क्या होती है, बताइए, नहीं पता है। स्पीसीज ऐसे जीवों का समूह जो देखने में लगभग एक जैसे हैं और आपस में प्रजनन भी कर सकते हैं और एक जीव को उत्पन्न भी कर सकते हैं, ऐसे जीवों के समूह को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स व्हिच आर सिमिलर इन द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अगर डॉग है या एलिफेंट है तो एलिफेंट ढेर सारे हैं, तो एलिफेंट के कैरेक्टर एलिफेंट से तो मैच करेंगे, डॉग से नहीं मैच करेंगे ना, ठीक है। तो एलिफेंट ढेर सारे हैं, वो क्या एक स्पीसीज हो गया, क्योंकि सारे एलिफेंट क्या है, लगभग एक जैसे हैं सब, ठीक है। आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, डॉग एलिफेंट के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए डॉग की स्पीसीज क्या हो गई अलग और एलिफेंट की हो गई अलग हो गई।
ठीक है। तो ऐसे जीवों का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो एक जैसे देखने में लगते हैं, उनको बोलते हैं स्पीसीज। और एक जैसे स्पीसीज के लोगों का ग्रुप क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? अब एक इसमें टॉपिक लिखा गया है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है। कोई बताएगा एट्रीब्यूट का मतलब? एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है? देखिए इस एनसीईआरटी में भी, ठीक है, ये लाइन लिखा है इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया है। 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लिखा जो मैंने बता दिया आपको। बताइए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, किसी पॉपुलेशन के जो लक्षण हैं उन्हीं लक्षण को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक है, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जान लीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन के जो लक्षण होते हैं इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अब देखिए एक चीज लाइन लिखा क्वेश्चन आता है कि जो कैरेक्टर पॉपुलेशन में होते हैं वो कैरेक्टर कभी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म के लक्षण अलग हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारा कैरेक्टर अलग है, और आप लोग पॉपुलेशन है, हमको ही मिला करके सब क्या है? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का जो कैरेक्टर होगा वो एक इंडिविजुअल में नहीं दिखता कभी भी। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट करके, फीचर ऑफ पॉपुलेशन not present in a single organism। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में किसी पॉपुलेशन के फीचर देखने को नहीं मिलता। कि समझा रहा हूं कैसे नहीं होता है, समझ में नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म का फीचर। जैसे कोई एनिमल है, कोई प्लांट, ठीक है, कोई भी एनिमल है, हम लोग हैं, तो हमारा फीचर क्या है? हमारा फीचर का मतलब समझ रहे हैं कि हमारा बॉडी का कलर कैसा है, हमारी हाइट कैसी है, ठीक है, बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है, हमारा सेक्स क्या है, कि मेल है कि फीमेल है, ये हमारे लक्षण हो गए। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का फीचर का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ फीचर का मतलब क्या है? बॉडी शेप से है, ठीक है, साइज हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, और सेक्स हो गया, ये ऑर्गेनिज्म के लक्षण होते हैं। पॉपुलेशन का लक्षण क्या है? क्या पॉपुलेशन में कोई सेक्स होता है? पॉपुलेशन में सेक्स नहीं होता है। ठीक है, पॉपुलेशन के जो लक्षण मिलेंगे देखने को, वो आपको मिलेगा बर्थ रेट। बर्थ रेट, हाँ, एक चीज और समझिए कि ऑर्गेनिज्म में बर्थ होती है, ऑर्गेनिज्म में डेथ होती है, किसी भी एक जीव में डेथ होती है। ठीक है, डेथ और बर्थ जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए टर्म यूज किया जाता है, एक के लिए। लेकिन जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ बर्थ रेट होगा और क्या होगा? डेथ रेट होगा। ठीक है, इसके बाद में सेक्स नहीं होता है, सेक्स रेशियो होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो निकाला जाता है, कितनी महिलाओं पर कितने पुरुष। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी, समझ रहे हैं ना? अगला एट्रीब्यूट में आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये चीजें आपको किसमें? एक सिंगल इंडिविजुअल में देखने को नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है? जो लक्षण पॉपुलेशन में है वो सिंगल में नहीं मिलेंगे। हाँ, उसी सिंगल के मिलने से पॉपुलेशन बनी है, लेकिन पॉपुलेशन जब हो जाती है तो इसका एक यूनिक फीचर अपने अलग हो जाते हैं। वही यूनिक फीचर लिखा हुआ है कि अगर सेक्स को देखेंगे मेल फीमेल, तो मेल फीमेल एक पर्सन में होता है, पॉपुलेशन में नहीं होता है कि ये पॉपुलेशन क्या है उसमें से। हाँ, ये हो सकता है कि ये मेल की पॉपुलेशन है, होता है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि ये मेल की पॉपुलेशन, मेल बैठे हैं तो मेल की पॉपुलेशन, फीमेल बैठे हैं तो फीमेल की। लेकिन जो ओवरऑल देखा जाता है पॉपुलेशन में, वो सेक्स रेशो देखा जाता है कि कितने फीमेल पे कितने मेल हैं, फीमेल ऑफ रेशियो मेल। समझ में आ रहा है? तो पहला इसमें जो एट्रीब्यूट में है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, हमको समझना है वो क्या है? बर्थ रेट। बर्थ रेट का
का मतलब होता है जन्म दर। क्या होता है? जन्म दर। ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा इन द यूनिट टाइम। पहले इसको लिख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा इन यूनिट टाइम। इसी यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब जैसे मान लीजिए एक कोई गांव की जनसंख्या है 10,000 है, एक साल में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, तो 15,000 हो गई, तो इसका मतलब 5,000 नए बच्चे बने होंगे ना। तो कितना इंक्रीज हुआ? 5,000 का इंक्रीजमेंट हुआ। कितने समय में? समय भी देखा जाता है ना, क्योंकि आप समय नहीं देखेंगे तो 10 साल बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कि एक साल में वो संख्या बढ़ी कि 6 महीने में वो संख्या बढ़ी, कितनी देर में बढ़ी। तो यूनिट टाइम इसलिए लिया जाता है। और पर कैपिटा का मतलब समझिए, नंबर ऑफ बर्थ का मतलब कितना बर्थ हुआ, कितना बर्थ हुआ। पर कैपिटा का मतलब कितने में, कितने थी पहले 10,000 थी, तो पर कैपिटा वो 10,000 हो गया। समझ रहे ना कि कितने लोग पहले थे, अब कितने उसमें टोटल कितने हो गए। तो 10 से 15 हो गए, तो 5 का डिफरेंस आ गया, तो 5,000 बर्थ हुई ना। क्योंकि टोटल लास्ट वाली पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन में से घटा देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ बर्थ, और पर कैपिटा का मतलब इनिशियल पॉपुलेशन से। तो लिख लीजिएगा, इसका मतलब क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। अब बुक में कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल इसमें मेंशन किया गया है। लिखा है इन ए पॉइंट देयर वर 20 लोटस। एक पॉइंट में कितने लोटस है? 20 लोटस प्लांट है लास्ट ईयर। एंड थ्रू द रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट वर एडेड। रिप्रोडक्शन से 8 नए प्लांट ऐड हो गए। ठीक है। तो कितना इसमें बर्थ रेट हुआ? 8/20 हो जाएगा। 20 लोटस के प्लांट इनिशियल थे, एक साल बाद कितने और ऐड हो गए? 8 और ऐड हो गए। तो जब निकालेंगे तो कितना हो गया ये? 0.4। बर्थ रेट कितना आ गया? 0.4। अब 0.4 क्या लिखा जाएगा? कितने लोटस, कितने लोटस पर, क्या लिखेंगे? पर लोटस लिखा जाएगा, पर लोटस। और यूनिट टाइम का मतलब पर ईयर। ये हमने पर लोटस क्यों लिखा है? 20 लोटस में 8 नए आए। 20 की शुरुआत की पॉपुलेशन थी, 8 नए लोटस बन गए प्लांट। ठीक है। तो उसमें एक में कितना बना? एक में देखेंगे ना, तो एक में 0.4 आएगा। 0.4 तो बनता नहीं है, तो 0.4 लोटस कहीं बनेगा नहीं ना वो। लेकिन निकालने के लिए फॉर्मूला यही है। समझ में आया कि 0.41 में देखा जाएगा, एक में इतना जो है बर्थ रेट हुआ। और यूनिट टाइम यहाँ पर कंसीडर कर दिया गया है पर ईयर। ठीक है। ये हो गया बर्थ रेट। इसी तरीके से क्या होता है? डेथ रेट होता है। डेथ रेट, बर्थ रेट का मतलब नेटेलिटी होता है, इसको क्या बोलते हैं? नेटेलिटी। और डेथ रेट को क्या बोलते हैं? मॉर्टेलिटी। ठीक है। मॉर्टेलिटी का मतलब कितनी डेथ हुई। अब उसमें मान लीजिए फ्रूट फ्लाई है, 10 फ्रूट फ्लाई टोटल कितनी है? 20 हैं। और एक हफ्ते में 10 फ्रूट फ्लाई मर गया, तो कितना मर गया? 10। और कितने थे टोटल? 20। ठीक है। डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा वो कितना होगा? इतना फ्रूट फ्लाई, इतना फ्रूट फ्लाई पर फ्रूट फ्लाई डेथ हुआ है एक वीक में। इसमें एक हफ्ते का डाटा है, एक हफ्ते में इतना फ्रूट फ्लाई जो है क्या हो गया? डाई हो गया। जितनी डेथ होती है, जितना टोटल रहता है, उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि 40 फ्रूट फ्लाई थी, 4 डाई हो गई, कितना हो गया? 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई। एक चीज़ ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितना इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई। एक फ्रूट फ्लाई के हिसाब से 0.4 डाई हुआ है। पर कैपिटा जरूर ध्यान रखना है आपको इस चीज़। अब एक चीज और समझिए, देखिए पॉपुलेशन जो होती है, ये पॉपुलेशन, इसमें कुछ लाइनें लिखी गई हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो इकोलॉजिस्ट होते हैं और एक क्या होता है? जेनेटिस्ट।
जेनेटिस्ट का मतलब जो जेनेटिक रिसर्च, जैसे मेंडल क्या थे, जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, जेनेटिस्ट थे, ठीक है। और एक होता है इकोलॉजिस्ट। अगर इकोलॉजिस्ट के हिसाब से देखेंगे, इकोलॉजिस्ट क्या मानता है कि पॉपुलेशन का अर्थ होता है कि वो जीव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं या एसेक्सुअल। क्योंकि क्या आपको लगता है कि इस अर्थ पर जितने भी जीव बन रहे हैं क्या वो सब लैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं? नहीं, एसेक्सुअल से भी बनता है, सेक्सुअल से भी बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एसेक्सुअल से बने हैं तो क्या उनको आप पॉपुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे? एसेक्सुअल से जो बना है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब चाहे वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा बना चाहे अलैंगिक से, सबको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किस प्रजनन से बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया वो जनरली किस रिप्रोडक्शन से बनता है? एसेक्सुअल से। तो अगर कहीं बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है तो किससे बना है? एसेक्सुअल से। तो जीव जो है चाहे जैसे बने, सेक्सुअल से बने या एसेक्सुअल, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन। वो इकोलॉजिस्ट के हिसाब से डेफिनेशन है, ये इकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है। लेकिन एक जेनेटिक्स्ट के हिसाब से पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल दैट रिजल्ट्स बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जीव बनते हैं उन्हीं के ग्रुप को क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे पॉपुलेशन। क्योंकि जेनेटिक्स में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। समझ में आया? उस पॉइंट से देखेंगे तो क्या होता है? पॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बने हुए जीवों का समूह होता है। ये दोनों लाइनें इसमें लिखी गई हैं ऐसे। यहाँ लिख लीजिएगा, पॉपुलेशन जो है ये अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट के अनुसार पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? ये है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्ट्स फ्रॉम सेक्सुअल पब्लिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे सेक्सुअल से बन रहा है चाहे एसेक्सुअल से बन रहा है, जो पॉपुलेशन बनी, जो जीवों का ग्रुप बना वो क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे जेनेटिक्स के हिसाब से पॉपुलेशन किसका जो है रिजल्ट है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक मिनट रुकिए रहिएगा। कहाँ चले गए? ये समझ में आएगा इतना, ठीक है। बर्थ रेट हो गया और ये डेथ रेट।
अगला जो फीचर है किसी पॉपुलेशन, उसको बंद कर दो। किसी पॉपुलेशन का जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है? एज पिरामिड। देखिए फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो फीचर पॉपुलेशन में होते हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एज जो है, अब बोलेंगे कि एज, किसी एक पर्सन की एज आप बता सकते हैं ना कितनी एज है? क्या पॉपुलेशन की एज बता सकते हैं? पॉपुलेशन में एज नाम की चीज़ नहीं होती है, पॉपुलेशन में एज पिरामिड होता है। ठीक है, सबकी एज अलग अलग है, एज सबकी एज को काउंट करके उसके हिसाब से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉपुलेशन में एज को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि एक किसी पॉपुलेशन की एज बताई जाती है। तो वही चीज़ है जो मैंने बताया कि जो कैरेक्टर आपके पॉपुलेशन में है वो एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं है। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो क्या है? पॉपुलेशन में होता है, सेक्स किसी एक पर्सन का होता है। ठीक है, एज एक पर्सन की होती है, एज पिरामिड कहाँ होता है? पॉपुलेशन में। तो एज पिरामिड क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी पॉपुलेशन में जितने भी जीव हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बना देना, इसी को क्या बोलते हैं? एज पिरामिड। पिरामिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप आती है वो पिरामिड लाइक आती है। ठीक है, एज का पिरामिड बनता है। एज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की जो भी एज है इंडिविजुअल की, उसका एक ग्राफ बनाना, उसकी शेप कैसी आएगी? पिरामिड लाइक आएगी। इसको क्या बोलेंगे? एज पिरामिड बोला जाएगा। समझ में आ गया? ये एज पिरामिड हो गया। अब किसी भी पॉपुलेशन में कितने टाइप के किस किस एज के लोग हो सकते हैं? तो 3 टाइप की एज होती है पॉपुलेशन में। 3 टाइप की एज के इंडिविजुअल हो सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले, रिप्रोडक्टिव वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो 3 एज ग्रुप होता है। 3 एज ग्रुप मिलते हैं कहाँ पर? पॉपुलेशन में। पहला हो गया प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो गया, दूसरा है रिप्रोडक्टिव और तीसरा क्या हो गया? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब एकदम नवजात शिशु से लेकर के और 15 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हालांकि जो प्यूबर्टी होती है वो तो 12 साल पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है, स्टार्ट हो जाती है। जो मैरिज का जो टाइम होता है, ठीक है, 16 साल 17 साल के बाद और एवरेज जो है मैरिज का टाइम है, तो वहाँ से तो प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब 0 से लेकर के और 15 या 16 साल तक के जो बच्चे हैं वो क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव वाले कौन से होते हैं? 15 से लेकर के 45 या 50 साल तक के लोगों को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज होती है, पता है? ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब जो प्रजनन खत्म हो जाता है, प्रजनन नहीं कर सकते जो लोग, वो इसमें आएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो जी पाएंगे, जिसमें 50 से लेकर के और लास्ट तक वो जिंदा। अबव 50 क्या लिखेंगे? अबव 50 ईयर्स, 50 साल के ऊपर वाले। ये ह्यूमन की बात हो रही है, ये किसका पिरामिड बन रहा है? ह्यूमन का। ठीक है, अब 3 टाइप के पिरामिड बनते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर बुक में लिखा है एक्सपेंडिंग। 3 टाइप की पॉपुलेशन हो सकती है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। तो 3 पिरामिड में है। पहला पिरामिड देखेंगे, पॉपुलेशन का जो कर्व बनेगा वो 3 तरीके का बनेगा। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कर्व बनेगा, ठीक, और स्टेबल पॉपुलेशन कर्व और डिक्लाइनिंग। बुक में 3 डायग्राम दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कर्व, जैसे मान लीजिए अगर इस कर्व को आप समझिए कि 3 तरीके का कर्व बनता है। जब पिरामिड का आप ग्राफ, जब एज के अकॉर्डिंग आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी पॉपुलेशन का, तो 3 तरीके के उसमें आपको क्या मिलेंगे? ग्राफ नजर आएंगे 3 तरीके के।
एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ग्राफ होगा और उसका स्टेबल तीसरा क्या होगा, डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये जो कर्व बना है ये कौन सा वाला है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये अगर आप क्योंकि इसमें देखिए ये वाली लाइन कौन सी है, रिप्रोडक्टिव की लाइन है, ये वाली कौन सी है, ये दोनों लाइनें रिप्रोडक्टिव की हैं और ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज की है। तीन तरीके का एज ग्रुप हो सकता है, रिप्रोडक्टिव वाले, रिप्रोडक्टिव और क्या आपको लगता है कि किसी पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उसमें प्री रिप्रोडक्टिव हमेशा ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव कम भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव के बराबर भी हो सकता है और सबसे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए बच्चों की संख्या किसी पॉपुलेशन में ज़्यादा आ रही है, बच्चों की संख्या कहाँ तक है, 15-16 साल तक है, ये लाइन देखिए बड़ा बना हुआ ना ग्राफ पर, ये लाइन ज़्यादा दूर तक जा रही है। रिप्रोडक्टिव का मतलब ये वाली लाइन कम है, ये रिप्रोडक्टिव वाले हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव में भी तो कैटेगरी होती है ना, 15 से लेकर के 45 साल तक क्या है रिप्रोडक्टिव, ये 50 साल तक। तो मान लीजिए ये है 0 से लेकर के कहाँ 15 साल तक के कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। ये है 15 से लेकर के 20 हो गया और ये 20 से लेकर 25 मान लीजिए और ये 25 से लेकर के कहाँ तक हो गया 45 और ये 45 से लेकर के और लास्ट तक हो गया अबव, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्टिव को डिवाइड कर दिया गया, कोई वो नहीं, एक लाइन भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइन भी हो सकती है। ये पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि जिस पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है वो पॉपुलेशन क्या करती है, ग्रोथ करती है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वही बच्चे तो आगे रिप्रोडक्शन करेंगे। सोचिए अगर किसी पॉपुलेशन में बुढ़ों की संख्या ज़्यादा हो ओल्ड एज की और बच्चों की संख्या कम हो तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन बचेगा, यहाँ क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, यही तो आगे रिप्रोडक्शन करेंगे। तो जब बच्चे की संख्या ज़्यादा है इसका मतलब जन्म दर ज़्यादा है, बर्थ रेट वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा बन रहे हैं इस पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। ये ग्राफ जो बनता है एक्सपेंडिंग, देखने में कैसे लगता है, ट्रायंगुलर, ये देखिए ये ट्रायंगुलर नजर आ रहा है, ये पिरामिड कैसा है, ट्रायंगुलर, तो इसको लिख लीजिएगा, इसकी शेप कैसी आती है, ट्रायंगुलर शेप होती है। ओपन कर दीजिए, अब ये किस कंट्री में आता है, हमारे इंडिया में ही यही वाला कर्व बनता है। इंडिया में पॉपुलेशन कर्व कौन सा है, ट्रायंगुलर है और एक्सपेंडिंग, क्योंकि जान रहे हैं इंडिया टॉप मोस्ट लेवल पर है किसमें, पॉपुलेशन के मामले में, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हम लोग, समझ में आ रहा है, पहले चाइना था अब हम लोग बस हो गए। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन उस कंट्री में बनता है जो कंट्री या तो पुअर होती है या तो डेवलपिंग होती है। पुअर है, गरीब है, ठीक है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग है, विकासशील देश है। तो जहाँ विकासशील जैसे जो गरीब देश होते हैं वहाँ शिक्षा का अभाव होता है थोड़ा सा, जहाँ शिक्षा कम होती है, गांव देहात में देखते हैं पहले के ज़माने में होता क्या था, 10-10 बच्चे हो जाते थे, क्यों होते थे, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है। रिप्रोडक्टिव आपने जो चैप्टर पढ़ा ना कौन सा वाला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, उसकी जानकारी नहीं है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं होती है तो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो जो कंट्रीज पुअर हैं या डेवलपिंग हैं वहाँ पर यही इस तरीके का कर्व बनता है। यहाँ लिख लीजिएगा, ये कर्व कहाँ मिलेगा, इन पुअर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि ऐसे देश के लोग सोचते हैं कि बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, हाँ, कोई एक कुछ कमा के लाएगा, कोई कुछ कमा के लाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। स्टेबल पॉपुलेशन क्या होती है, स्टेबल का ग्राफ देखिए इस तरीके का बनेगा, यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव वाला है और कौन सा वाला है, रिप्रोडक्टिव वाला है, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये है प्री रिप्रोडक्टिव, बच्चे इसमें आएंगे, ये है रिप्रोडक्टिव वाले लोगों का ग्रोथ, वही क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव।
संख्या कुछ भी हो सकती है, ग्राफ बताता है। री और रिप्रोडक्टिव क्या है, बराबर है। जितने बच्चे हैं उतने ही पेरेंट भी हैं। जैसे कहते नहीं हम दो हमारे वाले, तो अगर वो सिस्टम चलेगा तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, क्योंकि माँ बाप दो, उनके दो बच्चे हुए, वो मर गए, माँ बाप चले गए, बच्चों ने उनकी जगह को एक्वायर कर लिया, फिर बच्चे रिप्रोड्यूस किए, ठीक है, तो पेरेंट बने, फिर उनके दो बच्चे बने, तो 2 से 2 ही चल रहा है ना, कोई 3 नहीं हो रहा है। 3 होगा तभी तो बढ़ेगा पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ऐसा हो रहा है कि रिप्रोडक्टिव और ये दोनों बराबर चल रहा है, ठीक है, तो स्टेबल पॉपुलेशन हो जाती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ डायग्राम से देखिए रहा सकते, देखिए रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम होता ही, हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी पॉपुलेशन में बुढ़ों की संख्या कभी ज़्यादा जल्दी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, ये कम रहेगा। जापान, हाँ, वहाँ तो वहाँ बच्चों की संख्या कम है, बुढ़े ऑलरेडी कम है, लेकिन बच्चों की संख्या क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ मिलेगा इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। कैसा देखने को, डेवलप्ड का मतलब यूएसए, यूएसए अमेरिका। ये ग्राफ किस तरीके का बन रहा है, घंटी, बेल शेप, बेल देख रहे हैं। अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ये घंटी नुमा ग्राफ बन रहा है, आ रहा है ना। ये ट्रायंगुलर था और ये बेल शेप का है। लिखिएगा कैसा होता है ये, बेल शेप। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मतलब इसका कर देखिए, इस तरीके से बनेगा। हाँ, बना दे रहे हैं। सबसे नीचे का जो लेवल है ये कौन सा है, रिप्रोडक्टिव, ये कम है। रिप्रोडक्टिव वाला क्या है, ज्यादा है, मतलब एडल्ट्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है, बच्चों की संख्या कम है। और ऊपर क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब ओल्ड वाले, वो भी कम है, ठीक है। तो ये कर्व कैसा लग रहा है देखने में, अर्न शेप, कैसा है, अर्न, समझ में आ रहा है। कलश नुमा, अर्न का मतलब कलश, देखिए कलश इस तरीके से बनता ना ये, ठीक है, इसको आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये अर्न शेप कर्व बनता है। यहाँ लिखेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होती है, ये अर्न शेप बनेगा कर्व, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है क्योंकि बच्चे जिस पॉपुलेशन में कम, जिसका मतलब वो पॉपुलेशन घट रही है, नए बच्चे, क्योंकि बर्थ रेट कम है, यहाँ बच्चों की संख्या क्या है, कम है, बर्थ रेट कम है, ठीक है, इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, घट रही है। या तो डेथ रेट बढ़ जाए या तो बर्थ रेट घट जाए, तो पॉपुलेशन क्या होती है, घटती है, समझ रहे हैं। डेथ रेट बढ़ेगा तब भी घटेगा, बर्थ रेट घटेगा तब भी घटेगा, बर्थ रेट बढ़ेगा तो बढ़ेगी पॉपुलेशन, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये कुछ स्पेशल कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जापान में है, ठीक है, इस तरीके का, समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल लिखिएगा, इन चाइना में हो गया और जापान में हो गया, मतलब वहां पर क्या है, पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना बेटर नहीं समझते, इसका सेंस ये हुआ ना, समझ में आया। भाई उनकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, कुछ लोगों की होती है कि नहीं पसंद करते हैं कि हमारे बच्चे रहें, वही वहाँ का सिस्टम है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, यंग वंस की पॉपुलेशन कम है, फर्टिलिटी भी डाउन होगी। हाँ, फर्टिलिटी भी डाउन होगी। हाँ, फर्टिलिटी होगी उनका, जैसे फर्टिलिटी डिपेंड करता है ना कि उनका खान पान कैसा है, ठीक है। फर्टिलिटी के साथ साथ पर्सन का वो भी होता है कि वो चाहते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ में वो इतना बिजी रहते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, जान ही रहे जापान में, चाइना में टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर है, तो अपनी लाइफ में वो लोग इतना बिजी रहते हैं कि वो जो है ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे आगे की पॉपुलेशन ज़्यादा है कि ना है, ठीक है, अपने में ही मस्त रहते हैं, ठीक। तो बाकी नेक्स्ट टाइम थोड़ा जाना है हमको, काम है, ऑफ कर दीजिए इसको जी।